रात को काम से वापस लौटकर थोड़ी चैन की नींद भी ले, यह तो कभी भी मेरे लिए संभव नहीं हो सका। सुबह से ही जेठानी जी सविता दीदी से मेरी शिकायतें बतिया रही थी। ऐसी स्थिति में मुझे नींद कैसे आती। कुछ महीने पहले ही नैना ने आया सेंटर में काम करना शुरू किया था। रवि के सीमित सैलरी में घर परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसलिए नैना ने भी बाहर जाकर काम करना शुरू कर दिया। आया सेंटर से कमाई ठीक ठाक हो जाती है। हंसमुख स्वभाव और मीठी बोलचाल के कारण सभी पार्टियां नैना के काम से बहुत ही खुश थी। फुर्तीला और अपने काम में दक्ष तथा हर तरह से साफ सुथरा होने के कारण उसे काम मिलने में कोई परेशानी नहीं होती थी। सेंटर में काम शुरू करने के दिन से लेकर वो एक भी दिन घर में अब बेकार बैठी नहीं रही। सेंटर के मालिक भी नैना के काम से बहुत ही संतुष्ट थे। बीते कुछ दिनों से नैना एक रोगी के घर रात को आया के काम करने जा रही थी। रात भर उसे रोगी के पास जगकर बैठकर रहना होता था। रोगी को रात में कब क्या आवश्यकता पड़ जाए किसे पता। नैना को अपने काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं थी। रात भर जगकर जब नैना घर आती तब उसकी आंखों में नींद के बादल छाए होते। उसकी एकमात्र बेटी स्नेहा तब स्कूल में होती। बेटी की छुट्टी दोपहर 2 बजे होती थी। इतने समय तक वो आराम से अपनी नींद पूरी कर सकती थी, पर यह कभी नहीं हो पाता था। धीरे धीरे जेठानी की आवाज ऊंची होती जा रही थी। उन दोनों की चर्चा का विषय रोज की तरह एक ही था। नैना किसी तरह बिस्तर से उठकर अपनी आंखों को मलते हुए उनके पास जा खड़ी हुई। क्या बात हो रही है आप लोगों की? एक बुजुर्ग व्यक्ति कमरे में बीमार पड़े हुए हैं और आपको थोड़ी सी उनके देखभाल करने में इतनी परेशानी क्यों होती है? हर समय मैं देखती हूँ कि अपनी जिम्मेदारियाँ आप दूसरों के कंधे बांध देती हैं। जेठानी जी थोड़ी देर रुक कर अपनी नजरें नैना पर दौड़ाई और फिर तीखे स्वर में बोली, तू चुपचाप रह। दिन रात बाहर घूम फिर कर तू बहुत मौज में है। कोई भी जिम्मेदारी उठानी नहीं पड़ती है तुझे। बेफिक्र होकर जिंदगी जी रही है। क्या मैं कुछ भी नहीं करती? बाहर मैं घूमने नहीं काम करने के लिए जाती हूँ और मेरी जिम्मेदारियाँ नहीं है, ये आपने कैसे कह दिया? कुछ देर के लिए जेठानी जी ने कुछ नहीं कहा, फिर गुस्से में कहने लगी, तू इस घर के लिए कितना करती है मुझे सब पता है। तुझे इसकी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। जाकर सोई रह। सोने के सिवा तुझे आता ही क्या है? कुछ देर के लिए चुप हो गई नैना। जेठानी जी की बातें सुनकर उसका दिमाग गर्म हो गया था। उसने अपने आप को शांत किया। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो करना है मैं ही करूंगी। रसोई घर की ओर जाते हुए नैना ने कहा। जॉइंट फैमिली में रहकर नैना सासू माँ के सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। यहाँ पर सिर्फ नाम का ही जॉइंट फैमिली था। बड़े और छोटे भाई दोनों के रसोई घर अलग अलग ही थे। नैना अब सासू माँ के लिए रसोई घर में उनके भोजन तैयार करने में लग गई। सासू माँ बीते 6 महीनों से बिस्तर पर है। उनके लंबे इलाज में डॉक्टरों एवं दवाइयों के पीछे खर्चे भी बहुत हो रहे हैं। उनकी देखरेख और खर्चे को लेकर ही अक्सर देवरानी जेठानी में बहस छिड़ जाती है। भगवान का शुक्र है कि आज उन दोनों की बहस ससुर जी के कानों तक नहीं पहुंची, नहीं तो उनके मन में बहुत दुख होता। थोड़ी देर बाद नैना भोजन लेकर सासू माँ के कमरे में जा पहुंची। सासू माँ विश्राम कर रही थी। नैना को देखते ही उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिल गई। वे मुस्कुराते हुए अब बोली, आज काम पर नहीं गई छोटी बहू? आज अभी तक तुम घर पर हो? अभी नाइट ड्यूटी चल रही है मम्मी जी। थोड़ी देर पहले ही मैं काम से लौटी हूँ, फिर आज रात को ड्यूटी जाऊंगी। आप अभी भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा विश्राम करूंगी। आज बहुत ही मैं टायर्ड महसूस कर रही हूँ। चम्मच से नैना ने माँ जी को भोजन कराया और फिर उन्हें ग्लास में पानी पिलाकर उठने जा ही रही थी कि तभी सासू माँ ने उसका हाथ पीछे से थाम लिया। क्या हुआ मम्मी जी? नैना ने आश्चर्य से पूछा। थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ जा बहू। तू मेरे पास जब रहती है तब मुझे राहत महसूस होती है। दोनों बेटे तो मुझे देखने तक अब नहीं आते हैं। उन्हें मुझसे कब पीछा छूटेगा यही आशा में वे अभी बैठे हैं। उन्हें तो बस मेरे स्वर्ग सिधारने का ही इंतजार लगा हुआ है। पर तू तो मेरी इतनी ख्याल रखती है। एक माँ अपनी बेटी को जैसा आशीर्वाद देती है वैसे ही मैं भी तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि सदा सुखी रहो। अभी आप विश्राम कीजिए माँ जी, मैं भी जाकर सोती हूँ। बाद में मैं आपसे बात करने आऊंगी। एक बात तुझसे अभी करनी थी बहू, पता नहीं बाद में मैं कह पाऊंगी कि नहीं, इसलिए तू अभी थोड़ी देर मेरे पास बैठ जा। आप भी ना माँ जी, बातें तो बाद में भी हो सकती है, पर आप अभी आराम कीजिए, नैना ने धमकाते हुए कहा। नहीं बहू, बात तो मुझे अभी ही करनी है। तू थोड़ी देर के लिए चुपचाप मेरे पास बैठ। अब नैना सासू माँ की बात को टाल नहीं सकी
और उनके पास जाकर चुपचाप बैठ गई। सासू माँ ने फुसफुसाते हुए नैना के कानों में कहा, जिस पलंग पर मैं अभी सो रही हूँ ठीक उसके नीचे एक गुप्त द्वार है और वहीं पर मैंने अपने 25 लाख की एफडी के दस्तावेज रखे हैं और उनमें मेरे बचत किए हुए बहुत सारे पैसे भी कैश पड़े हैं। तेरे ससुर जी के दिए हुए घर खर्च में से बचत करके रखे गए पैसों को मैंने आज तक खोलकर भी नहीं देखा। बड़े बेटे के जन्म होने के बाद से ही मैं बचत करने लगी थी। आज तक वो तिजोरी वैसे के वैसे ही पड़ी हुई है। यह सब आप मुझे क्यों बता रही हैं मम्मी जी? आप अपने बेटों को कहिए। उन लोगों को कुछ दिनों पहले ही बैंक वालों से एफडी के बारे में पता चल गया है बहू, पर वो मेरे बचत किए हुए पैसों के बारे में अभी नहीं जानते हैं। उन्हें मेरे पैसों पर बहुत लोभ है। मैं नहीं चाहती कि मेरे दोनों बेटे और बड़ी बहू को इसके बारे में पता चले। इस पर सिर्फ तेरा हक है। उन्हें ये पैसे मिलने से वे बर्बाद कर देंगे। आप अपनी नाती नातिन को भी तो बता सकती हैं। तुझे अगर सही लगता हो तो तू उन्हें बता देना, मुस्कुराते हुए सासू माँ ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं अब चलती हूँ, आप विश्राम कीजिए। इसके कुछ दिन बाद एक दिन सुबह अचानक से वसुधा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। नैना को जब यह बात पता चली तो वो ड्यूटी पर थी। वह दौड़ती हुई घर आई, देखा तो सासू माँ को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उनके दोनों बेटे उनसे अभी तक पूछे जा रहे हैं, कहाँ रखा है माँ आपने 25 लाख वाली एफडी के दस्तावेज? अभी भी आपके पास समय है, आप बता दीजिए, नहीं तो इसके बाद आप नहीं बता पाएंगी। यह देखते ही नैना का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो कहने लगी, कैसे इंसान हैं आप लोग? अभी भी आपको पैसों की पड़ी हुई है। पहले आप इन्हें अस्पताल लेकर क्यों नहीं गए? आप लोग यहाँ से हट जाइए। मैंने अभी एम्बुलेंस वालों को फोन कर दिया है, वे अभी आते ही होंगे। माँ जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके ऑपरेशन के लिए 15 से 20 लाख का खर्च आएगा, यह डॉक्टर ने उनसे कहा। उनके बेटों ने हाथ खड़े कर दिए। नैना ने डॉक्टरों से उनका इलाज जारी रखने के लिए कहा। उसी रात घर में अभी सब गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी सासू माँ के कमरे से खटपट की आवाज सुनाई दी। थोड़ी ही देर बाद वसुधा जी के दोनों बेटे आपस में झगड़ा करने लगे। बड़ा बेटा कहने लगा, माँ के पैसों पर सिर्फ मेरा अधिकार है, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, तू यहाँ पर अपना हक जमाने वाला कौन है? वाह भैया, आप तो बड़े होने का हवाला देकर माँ के पैसों पर पूरा अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसमें तो हम दोनों का हक है, आप अकेले इसे नहीं ले सकते। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए रात को जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपको माँ के कमरे में देखा, तभी मुझे शक हो गया। आपने माँ के लिए किया ही क्या है भैया? जब से माँ बीमार हुई है तब से मैं ही उनके सारे खाने पीने और दवाइयों के पैसे देते आ रहा हूँ। आपने तो सिर्फ उन्हें डॉक्टर के फीस ही दिए हैं। दोनों भाइयों के झगड़े देखकर नैना के पलकें भीग आई। माँ जी ने अपने दोनों बेटों के बारे में ठीक ही कहा था। उन्होंने दोनों बेटों के लालच का अंदाजा ठीक ही लगाया था। लालच इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है, यह नैना को आज पता चला था। पड़ोस के शर्मा जी उन दोनों की बहस सुनकर उन्हें समझाने की कोशिश में आगे आ गए। 2 दिन बाद नैना ने नोटों के बंडल को हाथों में पकड़कर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सासू माँ के बचत किए हुए पैसों पर उनके बेटों का इस तरह का लोभ, कभी उन्होंने इसे गिन कर भी नहीं देखा और अब ना ही नैना ने इसे गिनना चाहा। एफडी के पैसों से नैना ने वसुधा जी का इलाज करवाया और बचे हुए पैसों से उनके नाती नातिन को जाकर सौंप आई। नैना आज निश्चिंत है कि माँ जी के पैसे सही जगह पर खर्च किए गए हैं। सासू माँ के बचत किए गए पैसों को उनके इलाज में खर्च करने पर नैना का मन अब हल्का हो गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उनके पैसे लालच के जाल से मुक्त होकर सही जगह खर्च हुए हैं। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।